हेलो स्टूडेंट, दीप जेस फाउंडेशन में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि हमारा आज का टॉपिक है मौलिक अधिकार। यह मौलिक अधिकार टॉपिक ऐसा है कि जितने भी भारत में किसी भी स्टेट की एग्जाम होती है उसमें यह टॉपिक अनिवार्य रूप से पूछा जाता है। और यह यूपी ट्रिपल एससी पेट के ही सिलेबस में नहीं है, बल्कि उसके बाद होने वाले मेंस एग्जाम जैसे कि वीडियो लेखपाल, जूनियर असिस्टेंट जैसे परीक्षाओं में आरओ में भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसका रहता है। और यहाँ से पढ़ने के बाद कम से कम आपका 3 से 5 नंबर मिलना तय है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहें और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लें अगर आप वीडियो पे नए हैं तो देखिए दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है मौलिक अधिकार। अगर आप मौलिक अधिकार के बारे में आप जानेंगे तो इसकी मूल अवस्थिति देखेंगे तो ये संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 कहा गया है। उसके बाद इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है भारत का मैग्ना कार्टा। अब देखिए, मैग्ना कार्टा आपको समझ में नहीं आ रहा होगा क्या है। तो देखिए, इंग्लैंड में 14वीं शताब्दी के अंतर्गत 12वीं-14वीं शताब्दी के अंतर्गत वहां के सामंतों को इंग्लैंड की महारानी के द्वारा कुछ अधिकार पत्र दिए गए थे, उसको कहा जाता था मैग्ना कार्टा। और ठीक उसी तरीके से भारत के नागरिकों के सरकार के विरुद्ध या फिर यहाँ पे सरकार के विरुद्ध जो अधिकार प्राप्त होता है, जो राज्य के विरुद्ध अधिकार प्राप्त होता है, उसको यहाँ पे कहते हैं मौलिक अधिकार, जिसको हम एक परिभाषित रूप में नाम इस्तेमाल करते हैं मैग्ना कार्टा। अब अगर हम बात करेंगे कि इसका स्रोत कहाँ से लिया गया है, तो इसका स्रोत है वो लिया गया है संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। जैसे कि अमेरिका में मौलिक अधिकार को क्या कहा जाता है? बिल ऑफ राइट्स। उसी तरीके से वहीं से लिया गया और यहाँ पे मौलिक अधिकार कहा जाता है। और यह मौलिक अधिकार प्रत्येक नागरिकों के चौमुखी विकास के लिए, जैसे कि भौतिक, बौद्धिक व नैतिकता के विकास के लिए यह मौलिक अधिकार अनिवार्य रूप से जरूरी है। और यह राज्य के विरुद्ध आपकी सुरक्षा प्रदान करता है। उसके बाद अगर हम बात करें कि क्या मौलिक अधिकार का जो कॉन्सेप्ट है वो संविधान में कब से आया, तो यह प्रश्न आपसे हमेशा बना होता है। तो देखिए दोस्तों, जो 1928 की नेहरू रिपोर्ट है, ध्यान देने वाली बात है कि 1928 में मोतीलाल नेहरू द्वारा पहली बार लिखित संविधान के रूप में प्रयास किया गया था। तो जिसमें नेहरू रिपोर्ट में पहली बार मौलिक अधिकारों की बात की गई, जो लिखित सशक्त मांग किया गया। उसके बाद 1931 में कराची अधिवेशन में कांग्रेस सत्र में मौलिक अधिकारों के लिए बात कहा गया। उसके बाद कराची प्रस्ताव का जो प्रारूप है उसको जवाहरलाल नेहरू ने तैयार किया था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्या यह कोर्ट में इसको वाद के लिए प्रयोग किए जा सकते हैं, तो देखिए, या अगर आपका मौलिक अधिकार का हनन होता है या आपके मौलिक अधिकार के स्वरूप आपको सुरक्षा प्रदान नहीं करती है, तो आप इसके लिए कोर्ट में जा सकते हैं इसको लागू करवाने के लिए। यानी कि यह वाद जोग है, यानी कि जस्टिकेबल है। यानी कि अगर आपको मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है तो आप इसके लिए न्यायपालिका का दरवाजा खटखटा सकते हैं। तो अगर हम देखेंगे कि आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट आपके मौलिक अधिकारों का सुरक्षा करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि क्या मौलिक अधिकार पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है, तो हाँ देखिए, बिल्कुल लगाया जा सकता है। मौलिक अधिकार असीमित नहीं है, इस पे जो है तार्किक रूप से प्रतिबंध लगाया जा सकता है जब देश में स्थिति खराब हो या फिर आपातकाल की स्थिति बनी हो या फिर प्रशासनिक स्तर पे कोई समस्या बनी हो। शांति व्यवस्था के लिए, देश की अखंडता कायम रखने के लिए मौलिक अधिकार को जो है समय समय पर प्रतिबंध किया जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें संशोधन की सीमाएं कि क्या मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है, तो आर्टिकल 368 के तहत मौलिक अधिकार को संशोधन किया जा सकता है। और इसीलिए 24वां संविधान संशोधन के तहत संसद को मूल अधिकारों में भी परिवर्तन करने का पूर्ण अधिकार दिया। यानी कि 24वां संविधान संशोधन यह बताता है कि संसद के पास शक्ति है कि मौलिक अधिकार को पूर्ण रूप से भी परिवर्तन किया जा सकता है। लेकिन ठीक वहीं पे एक केशवानंदवाद आता है, केशवानंद भारतीवाद आता है 1973 में, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि मौलिक अधिकार को बदला तो जा सकता है लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन किए बिना। यानी कि 1973 में केशवानंदवाद में पहली बार सुप्रीम कोर्ट ने जो है बेसिक स्ट्रक्चर यानी कि संविधान के मूल ढांचे का कॉन्सेप्ट लाया था। उस सिद्धांत के तहत मौलिक अधिकार भी शामिल है। यानी कि मौलिक अधिकार को परिवर्तन तो किया जा सकता है लेकिन बिना मूल ढांचे को मतलब नुकसान पहुंचाए बिना। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं, आगे हम देखेंगे कि आपके मन में ये आ रहा होगा कि सर मौलिक अधिकार क्या होता है और कानूनी अधिकार क्या होता है। देखिए,
जो संविधान के भाग 3 में के द्वारा सीधे विशेष रूप से सुरक्षा और गारंटी मिल रहा है उसको कहते हैं मौलिक अधिकार। और यह आपको संविधान के द्वारा मिलता है। क्या मिलता है? संविधान के द्वारा मिलता है। इसके उल्लंघन पे आप आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट और आर्टिकल 226 के तहत हाई कोर्ट के माध्यम से अपने मौलिक अधिकार को रक्षा कर सकते हैं। अब एक होता है विधिक अधिकार या कानूनी अधिकार। विधिक अधिकार, कानून अधिकार सामान्यतः कानून होता है जो संसद द्वारा बनाया जाता है, साधारण बहुमत के द्वारा ये संसद द्वारा बनाया जाता है। जैसे कि एक जीएसटी एक्ट हो गया, जैसे कि मोटर व्हीकल एक्ट हो गया, टैक्स एक्ट हो गया, ये क्या है? ये विधिक कानून है। तो विधिक कानून और संवैधानिक कानून में दोनों में अंतर होता है। उसके बाद हम चलते हैं, देखते हैं प्रारंभिक स्थिति क्या है। प्रारंभिक स्थिति अनुच्छेद 31 के तहत एक मूल अधिकार था। यानी कि जब संविधान हमारा लागू हुआ था तो संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे। क्या थे? 7 मौलिक अधिकार थे। लेकिन वर्तमान में 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर विधिक अधिकार बता दिया गया। यानी कि जब मूल अधिकार पहली बार लागू हुआ था तब मूल अधिकारों की संख्या कितनी थी? 7 थी। आर्टिकल 31 कहता है कि संपत्ति का अधिकार मौलिक अधिकार था, लेकिन 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा इस संपत्ति के मौलिक अधिकार को विधिक अधिकार बना दिया गया, जिसको बता दिया गया 301 कानून और विधिक अधिकार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं कि ये मौलिक अधिकारों का वर्गीकरण है, अक्सर आपसे प्रश्न में पूछ लेता है अनुच्छेदों के बारे में कि मौलिक अधिकार, जैसे कि समता का अधिकार यानी कि राइट टू इक्वलिटी। समता का अधिकार क्या है? अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18। इसमें क्या है? कानून और समाज के समझ समानता स्थापित करना। उसके बाद क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार। क्या है? स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 यानी कि लोकतांत्रिक स्वतंत्रताएं तथा व्यक्तिगत सुरक्षा देना। उसके बाद क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। ये क्या है? आर्टिकल 23 से आर्टिकल 24 यानी कि मानव दुर्व्यवहार एवं बाल श्रम को प्रतिबंधित कर देना। उसके बाद क्या है? धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ये आता है आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28, जिसको धर्मनिरपेक्ष और अंतःकरण की स्वतंत्रता को मजबूती प्रदान करता है। उसके बाद 5वां आपका है सांस्कृतिक शिक्षा का अधिकार, जो अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक आता है, जो अल्पसंख्यकों की भाषा, लिपि व संस्कृति का अधिकार है। और ठीक इसी में संवैधानिक उपचार का अधिकार आर्टिकल 32 होता है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट आपके मूल अधिकारों की रक्षा करने के लिए 5 प्रकार का रिट जारी करता है। तो यह आप तो एक बेसिक रूप में समझ गए, जो अक्सर आपसे एग्जाम में वन लाइनर के फैक्ट के रूप में आपसे पूछ लेता है कि समता के अधिकार के तहत कौन सा अनुच्छेद आता है, स्वतंत्रता के अधिकार के तहत कौन सा अनुच्छेद आता है। तो इस तरीके से आपको तैयार होने की जरूरत है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अगर आपको ट्रिक याद करना हो, कभी कभी आपसे एक ट्रिक आपको हम बता रहे हैं, वो ट्रिक आप क्या है? समस्त शोध संस्कृति के उपचार। ये आपके जो 6 मौलिक अधिकार हैं, उन 6 मौलिक अधिकारों के लिए एक ट्रिक है। क्या है? समस्त शोध संस्कृति के अधिकार। अब समस्त में सम जो हो गया समता यानी कि राइट टू इक्वलिटी, और अस्त मतलब क्या? स्वतंत्रता यानी कि स्वतंत्रता का अधिकार। शोध में शो क्या है? शोषण के विरुद्ध अधिकार। धर्म क्या है? धर्म के प्रति स्वतंत्रता का अधिकार। और संस्कृति में क्या गया? संस्कृति और शिक्षा का अधिकार। और उपचार मतलब संवैधानिक उपचार यानी कि आर्टिकल 32। तो ये ट्रिक आप याद कर लीजिए, समस्त शोध संस्कृति के उपचार। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे मौलिक अधिकार हैं जो हमारे नागरिकों को प्राप्त है, भारत के नागरिकों को प्राप्त है, और कुछ मौलिक अधिकार विदेशियों को प्राप्त है। जैसे कि अब इसमें हमें यह भी जानना होगा कि विदेशियों को कौन कौन से मौलिक अधिकार प्राप्त नहीं है। अब देखिए, अक्सर इसमें परीक्षा में पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा अनुच्छेद विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आपसे यूपी SSSC पेट हो गया, यूपी पुलिस हो गया, या RO हो गया, इसमें वन लाइनर फैक्ट के रूप में ये प्रश्न पूछ लेता है। तो देखिए, अनुच्छेद 15 क्या है? सामाजिक समता व अभिभेदता। यह किसमें? केवल भारतीयों को प्राप्त है। अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 29, अनुच्छेद 30 ये किसके लिए है? केवल भारतीयों के लिए। और ये इधर आप देखेंगे भारतीयों तथा विदेशी दोनों के लिए प्राप्त है, यानी कि अनुच्छेद 14 भारतीय एवं विदेशी दोनों के लिए है, अनुच्छेद 20 भारतीय विदेशी दोनों के लिए, अनुच्छेद 21 अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 22, अनुच्छेद 23 और 24, अनुच्छेद 25 से लेकर 28। अब देखिए, कुछ अनुच्छेदों में केवल भारतीयों के लिए दिया गया, विदेशों के लिए प्रतिबंध क्यों किया गया है? क्योंकि देखिए, रोजगार का पहला
अधिकार किसके लिए? भारतीयों के लिए। तो आर्टिकल 16, उसके बाद आर्टिकल 19 जो कहता है लोकतांत्रिक स्वतंत्रता, जैसे कि वाक की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, व्यापार की स्वतंत्रता। ये सिर्फ नागरिकों को क्यों दिया गया है? नागरिकों को इसलिए दिया गया क्योंकि नागरिक जो भी कार्य करेंगे वो देश हित में काम करेंगे। और कभी कभी अगर कोई विदेशी आ गया, अगर हमने उसको वाक की स्वतंत्रता दे दिया तो वो देश की अखंडता को नुकसान पहुंचा सकता है। जैसे कि मान लीजिए कोई पाकिस्तानी आ गया, कोई चीनी आ गया, कोई अमेरिकन आ गया, अब ये कहेगा कि नहीं भैया हमको तो भारतीय संविधान के आर्टिकल 19 के तहत स्वतंत्रता का अधिकार है, अब हम यहाँ पे पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे, तो ये क्या हो गया? ये देश की अखंडता के साथ खिलवाड़ हो गया। तो इसीलिए आर्टिकल 19 जो है विदेशियों को प्राप्त नहीं है। तो इसी कारण से कि कुछ मौलिक अधिकारों पर विदेशियों के लिए प्रतिबंधित किया गया है, जिससे देश की एकता अखंडता सुरक्षित रह सके। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि परीक्षा के दृष्टिकोण से वर्तमान में देखिए परीक्षा पैटर्न बदल रहा है, कॉन्सेप्ट बदल रहा है, तो आपको कुछ चीजें समझना चाहिए। देखिए अनुच्छेद 19(1)(a) के तहत इंटरनेट तक पहुंचने का अधिकार है, यानी कि जैसे कि मान लीजिए किसी क्षेत्र में राइट हो जाता है, दंगा हो जाता है, तो क्या हो जाता है? सरकार तुरंत वहां पर इंटरनेट प्रतिबंध कर देती है। तो जब इंटरनेट प्रतिबंध कर देती है तो आपके कौन से अधिकार का हनन हुआ? आपके अनुच्छेद 19(1)(a) का हनन हुआ। क्या? स्वतंत्रता, वाक एवं स्वतंत्रता का अधिकार। और इसके तहत अगर आपकी मोबाइल में इंटरनेट नहीं आ रहा है तो वो भी आपके आर्टिकल 19 का हनन हो रहा है। उसके बाद देखिए, उसके बाद एक फैक्ट और समझ जाइए। फैक्ट आपका ये है कि जब 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को विधिक अधिकार बनाया गया था, तो उस समय प्रधानमंत्री कौन है? तो देखिए कि उस समय प्रधानमंत्री थे मोरारजी जी देसाई। कौन था? मोरारजी जी देसाई। उसके बाद देखिए क्या होता है कि एक होता है निवारक निरोध। निवारक निरोध यानी कि किसी भी व्यक्ति को अपराध करने से पहले, क्या है? अपराध करने से पहले सिर्फ शंका के आधार पर उस अपराध को रोकने के लिए उसको जेल में बंद कर देना, इसी को कहते हैं निवारक निरोध। अब देखिए उसके तहत जो है 3 माह से अधिक किसी भी व्यक्ति को निवारक निरोध के तहत बंद नहीं किया जा सकता है। तो ये फैक्ट कभी कभी आपसे पूछ लेता है। अब देखिए हम विस्तार से पढ़ेंगे क्योंकि यही से आपका फैक्ट तैयार होता है। तो विस्तार से पढ़ेंगे क्या हम? समता का अधिकार यानी कि अनुच्छेद 14 से अनुच्छेद 18 यानी कि राइट टू इक्वलिटी। अब देखिए विधि के समक्ष समानता, भेदभाव का निषेध, नौकरियों में समान अवसर और अस्पृश्यता का अंत, उपाधियों का उन्मूलन का व्यापक सघन व विश्लेषण। अब देखिए हम समझेंगे इसमें आर्टिकल 12 क्या कर रहा है? राज्य की परिभाषा। क्या कर रहा है? राज्य की परिभाषा। अब देखिए जो मौलिक अधिकार है वो राज्य के विरुद्ध आपको सुरक्षा प्रदान कर रहा है, राज्य के विरुद्ध सुरक्षा और गारंटी दे रहा है। तो राज्य हमको समझना है कि भैया राज्य क्या है। अब यहाँ पे राज्य का मतलब उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र नहीं है। यहाँ पे राज्य का मतलब एक सिद्धांत से है, उस सिद्धांत के तहत राज्य में क्या क्या आता है। देखिए भारत सरकार एवं संसद यानी कि भारत सरकार और संसद क्या है? राज्य का एक रूप है। राज्य सरकारें एवं उनके विधानमंडल क्या है? राज्य के रूप है। उसके बाद सभी स्थानीय प्राधिकारी जैसे कि नगर पालिकाएं, स्थानीय जिला पंचायत, यदि क्या है? ये भी सब राज्य का एक रूप है। उसके बाद अन्य सार्वजनिक स्थल जैसे कि जहां पे सरकार की भागीदारी होती है, सरकार का शेयर होता है, या ऐसी कोई निजी संस्था जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, उसको भी राज्य के दायरे में रखते हैं। जैसे कि LIC हो गया, ONGC का शेयर हो गया। जैसे कि आप मान लीजिए आजमगढ़ के सदर हॉस्पिटल में आप गए और आजमगढ़ के सदर हॉस्पिटल का कोई जो है डॉक्टर आपके साथ दुर्व्यवहार कर रहा है या फिर आपके मौलिक अधिकारों का हनन कर रहा है, तो वो उसको भी क्या काउंट किया जाएगा? उसको भी राज्य के अंडर काउंट किया जाएगा। यानी कि जितनी भी सरकार की संपत्ति है, यानी कि सरकार का संचालन जिसके द्वारा हो रहा है या जो सरकार का प्रतिनिधित्व करती है, सरकार का कार्य करती है, वो भी क्या हो गई? वो भी राज्य के दायरे में आ गई। एकदम यही कॉन्सेप्ट याद रखिए, आपको कोई याद करने की जरूरत नहीं। ठीक, उसके बाद चलेंगे हम। देखिए एक आता है अनुच्छेद 13 जिसे कहते हैं असंगत विधियां, यानी कि जो मौलिक अधिकार है, अगर कोई ऐसा कानून जो मौलिक अधिकार को भी ढक ले, वो उस स्तर पे समाप्त हो जाएगा। यानी कि जो संविधान सभा था उनको पहले से पता था कि हमारे
आगे भविष्य में संसद बहुत से ऐसे कानून बनाएंगे, बहुत से ऐसी विधियां बनाएंगी, बहुत से ऐसे संशोधन करेंगे जो मौलिक अधिकार को समाप्त कर सकता है अथवा मौलिक अधिकार को ढक सकता है, यानी या मौलिक अधिकार को शून्य कर सकता है। तो उसी को सुरक्षा प्रदान करने के लिए आर्टिकल 13 क्या कहता है, असंगत विधियां, यानी कि ऐसी कोई भी विधि, ऐसी कोई भी कानून, ऐसा कोई भी संशोधन जो मौलिक अधिकार को कम करने का प्रयास करेगा वह स्वतः ही उस मात्रा तक शून्य हो जाएगा जिस मात्रा तक वो मौलिक अधिकार को हनन करेगा। देखिए उसमें क्या कहते हैं, इसमें देखिए क्या कहा गया है, आर्टिकल 13 में क्या कहा गया है कि इससे मौलिक अधिकार को जहां तक कोई विधि कानून समाप्त करेगा उस स्तर तक शून्य हो जाएगा। उसके बाद इसी आर्टिकल 13 के तहत ही न्यायिक समीक्षा का अधिकार दिया है। जैसे कि अब मान लीजिए कोई विधि बना, कोई कानून बना, उसके प्रति याचिका पड़ा कि हाँ सर ये जो है मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है, तो अब उसका रिव्यू कौन करेगा, कौन बताएगा कि नहीं यह मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, तो वो बताएगी न्यायपालिका बताएगी। न्यायपालिका संविधान की व्याख्या करेगी, न्यायपालिका उस विधि की व्याख्या करेगी कि क्या वह विधि मौलिक अधिकार का हनन कर रहा है कि नहीं कर रहा है। और इसीलिए अनुच्छेद 13 के तहत ही न्यायपालिका की न्यायिक समीक्षा का अधिकार मिला, यानी कि जुडिशरी रिव्यू का अधिकार मिला है, तो संविधान और विधि की व्याख्या कर सके, देख सके। उसके बाद देखिए इसके तहत आच्छादन का सिद्धांत एक है। आच्छादन का सिद्धांत का मतलब क्या है, असंगत कानून मूल अधिकारों द्वारा ढक लिए जाते हैं। तो अगर असंगत कानून मूल अधिकारों द्वारा ढक लिए जाते हैं, उसके बाद क्या है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि कानून का केवल वही हिस्सा रद्द होगा जो मूल अधिकारों का विरोधी है। इसका अर्थ पहले समझिए दोनों का। जो आच्छादन का सिद्धांत है इसका मतलब यह है कि अगर कोई कानून है जो मौलिक अधिकार को ढक रहा है तो उसके लिए है। और दूसरा क्या है, पृथक्करणीयता का सिद्धांत, यानी कि पृथक्करणीयता का सिद्धांत का मतलब यह है कि उन्हीं कानून के उस स्तर को ही शून्य किया जाएगा जिस स्तर तक उसको जो है मौलिक अधिकार को हनन कर रहा था। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 14 क्या है आपका, आर्टिकल 14 क्या, विधि के समानता और विधियों के समान संरक्षण। यानी कि आर्टिकल 14 क्या कहता है कि जो हमारा संविधान है, जो हमारा विधि है, जो कानून है, उसके समक्ष सभी बराबर है, सभी बराबर है। लेकिन दोस्तों ध्यान देने वाली बात है, हमारे देश में एक जो विधि के समक्ष समानता है और विधियों का समान संरक्षण, ये देखिए ये दो सिद्धांत सकारात्मक और नकारात्मक दोनों। देखिए पहला क्या है, नकारात्मक, विधि के समक्ष समता, यानी कि संविधान के सामने चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे लंगड़ा हो, चाहे स्वस्थ हो, वो सब बराबर है। लेकिन उसी के समान हम जैसे विधियों का समान संरक्षण, यानी कि यदि कोई व्यक्ति समानता की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, बराबरी की कैटेगरी में नहीं आ रहा है, तो उसको विशेष उपबंध करके उसको बराबर की कैटेगरी में लाने का प्रयास क्या होता है, विधियों का समान संरक्षण। अब देखिए कैसे, जैसे कि मान लीजिए अगर एक रेस करानी हो, एक दौड़ की प्रतियोगिता करानी हो, और उस दौड़ की प्रतियोगिता में एक विकलांग को बैठा दिया जाए और एक युवा को बैठा दिया जाए, तो कौन जीतेगा? ऑफिशियली कौन जीतेगा? वही जो युवा है, स्वस्थ, वही जीतेगा। लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि नहीं सर, विधि के समक्ष समता, यानी कि संविधान के सामने सभी बराबर है, तो क्या उस विकलांग के लिए न्याय हुआ? नहीं हुआ। ठीक उसी तरीके से भारत में क्या होता है, विधियों का समान संरक्षण, यानी कि अगर वह विकलांग को भी उस रेस में दौड़ा दिया गया है तो उस विकलांग को विशेष उपचार दिया जाएगा, रिजर्वेशन दिया जाएगा, सुविधा दिया जाएगा, जिससे वो उस युवा से वो बराबरी कर सके। इसीलिए जो विधियों का समान संरक्षण है वो सकारात्मक भाव में है। अब देखेंगे आगे हम आर्टिकल 15 जो है आपका सामाजिक समानता। क्या है? सामाजिक समता। देखिए हमारा देश जब आजाद हो रहा था, तो हमारे देश जब आजाद हो रहा था तो उस समय देश में बड़ी समस्याएं थी। सामाजिक भेदभाव था, ऊंच नीच की भावना लोगों में थी, सामाजिक विषमताएं थी, कहीं पे छुआछूत की जैसी समस्या था। तो इसी समस्या के निपटारे के लिए, सार्वजनिक स्तर को सबको प्रयोग करने के लिए सामाजिक समानता का प्रावधान किया गया आर्टिकल 15 के तहत। आर्टिकल 15 का एक व दो समझेंगे। आर्टिकल 15 एक क्या कहता है, राज्य केवल धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग व जन्म स्थान के आधार पर नागरिकों में भेद नहीं करेगा। यानी कि राज्य मतलब कौन? सरकार हो गया, संसद हो गई, विधानमंडल हो गया, स्थायी शासन हो गया। वो क्या करेगी? वो केवल, यानी कि केवल को आप समझेंगे, यानी कि इसके अलावा वो आधार बना सकता है। जैसे कि धर्म, यानी कि आप किस धर्म से हैं उससे नहीं मतलब, मूल वंश आप किस वंश से हैं, किस जाति से हैं, आपका लिंग क्या है, मेल है फीमेल है, आपका जन्म स्थान क्या हुआ, इस आधार पे आपके साथ किसी भी अपॉर्चुनिटी में, किसी भी अवसर में भेदभाव नहीं किया जाएगा। उसके बाद 15(2) क्या कहता है, सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, दुकानों, होटलों आदि के उपयोग में
भेदभाव का पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। यानी कि आपको पता होगा कि जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था 1947 के समय, उस समय देश की स्थिति क्या थी? देश जो है सामाजिक विषमताओं में फंसा हुआ था। कुछ कुछ क्षेत्रों पे कब्जा था। इससे क्या होता था कि कुओं से पानी भरना, तालाबों से पानी लेना, या फिर सार्वजनिक स्थलों को उपयोग करने के लिए अलग अलग जातियों को अलग अलग गुटबाजियां होती थी, जिसमें सभी वर्गों का सामाजिक उत्थान नहीं हो पाता था। इसीलिए आर्टिकल 15 क्या कहता है कि सार्वजनिक स्थानों, कुओं, तालाबों, दुकानों, होटलों आदि के उपयोग में भेदभाव का पूर्ण प्रतिबंध किया जाएगा। अब देखिए, आपसे एक प्रश्न है, कमेंट में आप बताएंगे कि जैसे कि यदि आप कोई रेस्टोरेंट चला रहे हैं या फिर कोई आप थिएटर चला रहे हैं, तो क्या वहां पे आर्टिकल 15(2) लागू होगा कि नहीं होगा? या आप ये कमेंट में अपनी राय देंगे। उसके बाद देखिए, हम आगे देखेंगे 15(3), जैसे कि अनुच्छेद 15(1) और 15(2) ये क्या सामाजिक समानता की बात करता है, यानी कि वो भेदभाव को रोकता है। लेकिन आपको ध्यान देने वाली बात है कि क्या हम महिलाओं व बच्चों के अनुकूल कोई परिवर्तन नहीं कर सकते? क्योंकि देखिए, महिलाओं की शारीरिक संरचना अलग होती है, बच्चों में शारीरिक कमजोरी होती है। अब सबको अगर हम एक समान ढर्रे में डालेंगे तो स्वाभाविक है कि उनके साथ भेदभाव हो जाएगा। तो महिलाओं और बच्चों के लिए सकारात्मक सामाजिक परिवर्तन करने के लिए राज्य जो है प्रयास करेगा, यानी कि राज्य महिलाओं और बच्चों के लिए सामाजिक उत्थान के लिए नियम या कल्याणकारी नीतियां बनाने की पूरी छूट दी जाएगी। इसीलिए जैसे कि महिलाओं को गर्भधारण के दौरान, डिलीवरी के दौरान जो उनको छूट दिया जाता है छुट्टियों के लिए, और या फिर जो बच्चों के लिए काम करने की अवधि में जो छूट दिया जाता है और ऐसे कष्टमय परिस्थितियों से छूट दिया जाता है, वो किसके तहत आता है? वह आता है आर्टिकल 15(3) के तहत। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 15(4) में क्या कहता है, आर्टिकल 15(4) और आर्टिकल 15(5) जो है, जो सामाजिक रूप से, आर्थिक रूप से पिछड़े और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उनके उत्थान की बात करता है। यानी कि SC, ST और OBC समुदायों के लिए सामाजिक और शैक्षणिक विकास के लिए उच्च शिक्षण संस्थाओं में, यानी कि उच्च शिक्षण संस्थाओं में रिजर्वेशन का प्रावधान करता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि 15(5) क्या किया है, 15(5) जो है कि सरकारी के साथ साथ प्राइवेट संस्थानों में भी रिजर्वेशन काम करेगा। उसके बाद देखेंगे आपका 2019 में 103वां संविधान संशोधन हुआ था, EWS यानी कि इकोनॉमिकल वीकर्स के लिए जो है, आर्थिक रूप से जो कमजोर होते हैं उनके लिए सामान्य वर्ग में एक EWS आया था रिजर्वेशन, जो 103वां संविधान संशोधन 2019 में आया था। इनके लिए क्या बना था, आर्टिकल 15 क्लॉज 6 बना था। तो ये आपसे एक एज ए करंट के रूप में क्वेश्चन पूछ सकता है कि EWS रिजर्वेशन कौन से अनुच्छेद में है? तो EWS रिजर्वेशन जो है आपका 15(6) में है। उसके बाद क्या है कि EWS कौन से संविधान संशोधन है? EWS जो है जो आपका है 103वां संविधान संशोधन 2019 है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 16 क्या, अनुच्छेद 16 क्या है, लोक नियोजन में अवसर की समानता। लोक नियोजन मतलब क्या है, यानी कि सरकार के तरफ से, राज्य के तरफ से जब कोई सरकारी नौकरी में अवसर आता है, सरकारी नौकरी की बात होती है, तब उसको लोक नियोजन कहते हैं। देखिए आर्टिकल 16 क्या कहता है कि सरकारी नौकरियों में भर्ती हेतु सभी नागरिकों को बिना किसी भेदभाव के समान अवसर प्राप्त होगा। अब देखिए दूसरा क्या है आपका, राज्य के अधीन किसी नियोजन में केवल समझ जाइए, केवल धर्म, वंश, जाति, लिंग आदि के आधार पर अपात्र नहीं किया जा सकता। लेकिन वहीं पे 16(3) में अगर आप देखेंगे कि निवास की शर्त रख सकती है। जैसे कि आप जो है UPSSC पेट का जब आप फॉर्म भरेंगे, या फिर आप यूपी का कोई फॉर्म भरते हैं, बिहार का कोई फॉर्म भरते हैं, तो उसमें पूछता है कि क्या आप उत्तर प्रदेश के निवासी हैं कि नहीं है। वो इसलिए ही पूछता है कि अगर सरकार को यह लगे कि नहीं, इस विभाग में, इस क्षेत्र में अपने उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व कम है, तो वह निवास जैसी अनिवार्यता को घोषित कर सकता है। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे एक आपका है 16(4). 16(4) क्या है, पिछड़े वर्गों के लिए, यानी कि पिछड़े वर्गों के प्रमोशन के लिए, पिछड़े वर्गों को उत्थान के लिए सरकारी नौकरियों में क्या उनके लिए विशेष उपबंध किया जाएगा। उसके बाद 16(6) क्या है कि जो 116(6) क्या कहता है कि EWS के माध्यम से, EWS यानी कि 2019 में जो 103वां संविधान संशोधन हुआ था, उसमें नौकरी में 10% की रिजर्वेशन के लिए 16(6) आर्टिकल है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि
रिजर्वेशन से संबंधित जो है कुछ वाद आया था, कुछ समितियां बनी थी, जैसे कि मंडलवाद। क्या है? मंडलवाद। मंडलवाद कब आया? 1992 में। अब इसका मतलब समझिए, मंडल आयोग एक आता है 1979 में, जिसको वीपी मंडल के अध्यक्षता के द्वारा गठित किया जाता है, और जो अपने सुझाव और अपने रिपोर्ट में 27% रिजर्वेशन ओबीसी के लिए निर्धारित करता है। उसके बाद देखते हैं 1992 में आता है इंदिरा साहनीवाद। 1992 में जो इंदिरा साहनीवाद आता है वो आरक्षण की तय सीमा निर्धारित करती है, यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है कोई भी आरक्षण जो है 50% की सीमा को पार नहीं करेगा। उसके बाद न्यायालय में पदोन्नति में आरक्षण को प्रारंभ से अमान्य करार कर दिया गया था। उसके बाद हम चलेंगे आगे, देखेंगे आर्टिकल 17 अस्पृश्यता का उन्मूलन। अस्पृश्यता मतलब छुआछूत, जैसे कि हम तुम्हारे हाथ से नहीं खाएंगे, तुम्हारे हाथ से पानी नहीं पिएंगे, ये क्या है? अस्पृश्यता है। अब देखिए, अस्पृश्यता को यानी छुआछूत को पूर्णतः रोक लगाया गया। किसके तहत लगाया गया? आर्टिकल 17 के तहत। अब देखिए, आर्टिकल जो मौलिक अधिकार होते हैं, उस मौलिक अधिकारों में जिस अधिकार की बात की गई है उसकी सुरक्षा के लिए कोई कानून बनता है, तो किस आर्टिकल के तहत बनता है? वो आर्टिकल 35 के तहत कानून बनता है। और उसी 35 के तहत आर्टिकल 17 के तहत विशेष उपचार और सुविधा देने के लिए एक बना था सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। क्या बना था? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955। किसके लिए? छुआछूत जैसी सामाजिक विषमताओं को समाप्त करने के लिए क्या बना था? सिविल राइट प्रोटेक्शन एक्ट 1955, जो वर्तमान में SC/ST एक्ट जो आप सुनते हैं ना, SC/ST एक्ट, वो इसी कानून के तहत बना था। उसके बाद हम चलेंगे, देखेंगे ये अनुच्छेद 18 उपाधियों का। अनुच्छेद 18 मतलब क्या है कि राज्य जो है किसी को विशेषाधिकार के लिए कोई नाम या फिर कोई उपाधि नहीं देती, जैसे कि राय साहब, बाबू साहब, राजा साहब, राजाधिराज, महाराज, सम्राट। पहले लोग लगाते थे ना कि चौधरी साहब, बाबू साहब, ये क्या होता था? ये एक तरीके की उपाधि उनके सम्मान में लगाया जाता था। लेकिन इससे समाज में तो विषमता पैदा होती थी, क्योंकि जो ब्रिटिश जो यहाँ के नागरिकों को कोई उपाधि देते थे, जैसे कि नाइटहुड की उपाधि, महात्मा की उपाधि, राजा की उपाधि, तो वो अपने स्वार्थ के लिए देते थे। यानी कि ब्रिटिश को जिस व्यक्ति से अपनी चमचागिरी करानी होती थी उसको वो उपाधि देता था, और समाज में विषमताएं फैल जाता था। इसी समस्या से निपटने के लिए हमारे संविधान सभा के सदस्यों ने आर्टिकल 18 लगाया, 18 के अंतर्गत उपाधियों का अंत बताया। उसके बाद देखिए, हाँ, इसका कुछ अपवाद भी है, जैसे कि वीर सेना के लिए जैसे कि कैप्टन, मेजर, और जो शैक्षणिक उपाधियां हैं जैसे कि डॉक्टर, इंजीनियर, एडवोकेट, ठीक है, इन सब की उपाधि दी जाती है। और ध्यान देने वाली बात है कि जो भारत रत्न होता है और पद्म भूषण होता है, ये कोई उपाधि नहीं है, ये एक सम्मान्य पुरस्कार है। इसको लोग नाम या टाइटल में इस्तेमाल करते हैं, लेकिन ये एक उपाधि नहीं है। अगर कोई व्यक्ति यह अपने नाम के साथ लिखता है कि फला व्यक्ति भारत रत्न, तो यह एक उपाधि नहीं है, बस वो एक बता रहा है कि हाँ उसने भारत रत्न पाया, ठीक है। हालांकि अगर वो एक उपाधि के रूप में इस्तेमाल कर रहा है तो एक तरीके से ये आर्टिकल 18 का उल्लंघन है, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 1922, मोस्ट इंपॉर्टेंट मौलिक अधिकार की जड़ है ये। यहाँ से हर एक एग्जाम में प्रश्न पूछना ही पूछना है, और मौलिक अधिकार अगर जिंदा है तो इसी की वजह से जिंदा है। इस टॉपिक की इस पॉइंट को आप याद कर लीजिए, आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22। अब देखिए आर्टिकल 19 क्या कहेंगे, लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। क्या है? लोकतांत्रिक स्वतंत्रता है। जैसे कि आर्टिकल 19 से क्या कहता है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, यानी कि बोलने की स्वतंत्रता, विचार लाने की स्वतंत्रता, उसको अभिव्यक्त करने की स्वतंत्रता। जैसे कि प्रेस की स्वतंत्रता, इंटरनेट तक पहुंच के, यानी कि आप जो है सोशल मीडिया पे, जैसे कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो पुलिस स्टेशन में जाते हैं अपनी बात रखने के लिए, FIR दर्ज कराने के लिए, तो तुरंत मोबाइल उठा के रिकॉर्डिंग करने लगते हैं। तो मोबाइल उठाकर रिकॉर्डिंग जो करते हैं ना, या फिर सोशल मीडिया पे आप कोई नॉलेज दे रहे हैं, जैसे मान लीजिए हम ही हैं, आपको सोशल मीडिया पे पढ़ा रहे हैं यूट्यूब पे, तो ये किसके आर्टिकल के तहत पढ़ा है? आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 क्या कहता है? वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, विचार की स्वतंत्रता, इंटरनेट तक पहुंच की स्वतंत्रता, प्रेस की स्वतंत्रता, ये आर्टिकल 19 कहता है। उसके बाद है क्या है, आर्टिकल 19 का 2, बिना हथियार के शांतिपूर्ण सभा एवं सम्मेलन, यानी कि बिना सम्मेलन सभा का आयोजन का, आर्टिकल 19(2).
उसके बाद आर्टिकल 19(3), आर्टिकल 19(3) क्या कहता है? संघ, संगठन या सहकारी समिति बनाने का अधिकार। उसके बाद क्या है? उसके बाद है आर्टिकल 19(4), जो संपूर्ण देश राज्य क्षेत्र में अबाध रूप से बिना रोक टोक के घूमने का अधिकार देता है। आर्टिकल 19(5), देश के किसी भी क्षेत्र में स्थायी या अस्थायी रूप से बसने का अधिकार देता है। और आर्टिकल 19(6) क्या कहता है? व्यापार एवं व्यवसाय का अधिकार, यानी कि प्रत्येक नागरिकों को कोई भी व्यापार या कोई भी व्यवसाय करने का अधिकार है। उसके बाद हम बात करेंगे कि अगर शॉर्ट ट्रिक आपको याद करना हो, शॉर्ट ट्रिक याद करना हो कि कितने प्रकार के अधिकार हैं हमारे आर्टिकल 19 के तहत, देखिए, बोस संघ आया व बस व्यापार किया। क्या? बोस संघ आया व बस व्यापार किया। वो मतलब बोलने की स्वतंत्रता, स मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता, और स मतलब सम्मेलन की स्वतंत्रता, संघ मतलब संगठन बनाने की स्वतंत्रता, आया मतलब संचरण की स्वतंत्रता, बस मतलब कहीं बसने की स्वतंत्रता, और आपका 19(6) क्या है? व्यापार की स्वतंत्रता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 20, दोष सिद्ध से संबंधित संरक्षण, यानी कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण। अगर देखिए आपसे कोई अपराध हो गया, अगर उस अपराध से संबंधित उस समय कोई कानून नहीं बना है तो आपको दंडित नहीं किया जाएगा। यानी कि कार्योत्तर विधि से संरक्षण मतलब क्या है कि कोई भी अपराध, कोई भी घटना तभी अपराध की श्रेणी में आएगा जब वह किसी कानून का उल्लंघन किया रहेगा। वर्तमान में कोई कानून बनाकर यह नहीं किया जा सकता है कि नहीं आपने पास्ट में कोई घटना किया वो इस अपराध से संबंधित है। तो इसका मतलब यह है कि जो घटना घटित हो रहा है उसी समय उसे संबंधित यदि कोई कानून का उल्लंघन होता है तब वो अपराध की श्रेणी में आएगा। उसके बाद क्या है? दोहरे दंड व आत्म अभिशंसन से संबंधित, यानी कि एक ही अपराध के लिए बार बार दंडित किसी को नहीं किया जा सकता है। ठीक है। उसके बाद हम चलेंगे आत्म अभिशंसन निषेध, यानी कि किसी भी मामले में अपने ही विरुद्ध गवाही देने के लिए रोक लगाया गया। अब देखिए, जैसे कि मान लीजिए किसी मामले में आपको पुलिस पकड़ के ले गया और पुलिस आपसे मार पीट के कह रहा है नहीं कबूलो तुमने ये अपराध किया, तो भैया लाठी से बचने के लिए तुरंत कबूल लेना कि हाँ हमने ये अपराध किया। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है? आर्टिकल 20 का 3 क्या कहता है कि आप अपने ही विरुद्ध जो है गवाही नहीं दे सकते हैं। यानी कि आप जो है पुलिस के सामने जो अपने विरुद्ध गवाही आप देते हैं वो न्यायालय में किसी भी तरीके से मान्य नहीं होता है। ठीक, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद देखेंगे आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट। और एक इस टॉपिक में ये चीज समझ लीजिए कि जब आपातकाल लगता है और या फिर जब देश में किसी प्रकार की विकट परिस्थिति आती है और जब मौलिक अधिकार को प्रतिबंधित किया जाता है तो एक यही ऐसा मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21, एक मौलिक अधिकार है जिसको कोई भी संसद, कोई भी कानून, यहाँ तक कि राष्ट्रपति तक भी इसको किसी भी नागरिक से छीन नहीं सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि ये आर्टिकल 21 क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। क्या है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता, यानी कि व्यक्ति के जीवन का, शरीर का, यानी कि मैं हूं, मैं मेरा जीवन पे अधिकार है, मेरे शरीर पे अधिकार। क्या है? मेरी प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। ये आर्टिकल 21 के तहत आता है। अब देखिए आर्टिकल 21 को समय समय पे न्यायपालिका ने व्याख्या क्या विस्तारित किया, जैसे कि मेनका गांधीवाद 1978, यानी कि इनको राजनीतिक षड्यंत्र के तहत विदेश जाने से रोका गया। तो अपनी इच्छा के अनुसार कहीं भी जाना ये भी आपके आर्टिकल 21 में आता है। और साथ में शुद्ध पर्यावरण आपको मिलना, आपकी निजता का अधिकार, आपको विवाह करने का अधिकार, ठीक है, आपको नींद लेने का अधिकार किसमें आएगा? आर्टिकल 21 में आएगा। अब देखिए 2018 का एक प्रश्न था यूपीएससी के लिए, इसमें यह पूछा गया था कि अपनी पसंदीदा महिला के साथ विवाह करने का अधिकार कौन से अनुच्छेद के तहत आता है? तो यह भी आता है, क्या आता है कि यह आर्टिकल 21 में आता है कि अपनी पसंदीदा महिला या पसंदीदा पुरुष के साथ विवाह करने का अधिकार आर्टिकल 21 में आता है। आपसे कमेंट में एक सवाल पूछा जा रहा है कि अपनी पसंदीदा महिला या पुरुष मित्र के साथ प्रेम संबंध में आने का कौन से अनुच्छेद के तहत होगा? उसके बाद हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 21A, अनुच्छेद 21 क्या है? शिक्षा का अधिकार है। देखिए संविधान में एक चीज तो तय है कि संविधान व्यक्ति के विकास के लिए है। क्या है? व्यक्ति के विकास के लिए। तो संविधान और संसद ये भी जानते हैं कि अगर कोई व्यक्ति शिक्षित नहीं हुआ, उसको प्राथमिक शिक्षा नहीं मिला,
तो वह एक जो है जानवर के समान हो जाएगा, जाहिल हो जाएगा। इसीलिए 21A के तहत शिक्षा मूल अधिकार बना दिया गया, यानी कि जो 6 से लेकर 14 तक के जो बच्चे हैं उनको शिक्षा मूल अधिकार एक मौलिक अधिकार के शिक्षा का मौलिक अधिकार में आ गया। यानी कि 6 से 14 के बच्चों को अगर सरकार निःशुल्क शिक्षा व्यवस्था नहीं करा पा रही है तो वो उसके हनन के लिए आर्टिकल 32 के तहत सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर सकता है। उसके बाद क्या है, इसको कब लाया गया, 86वें संविधान संशोधन 2002 में इसको जोड़ा गया। उसके बाद क्या होता है, इसी में RTE अधिनियम आया है। RTE अधिनियम जो है 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में लागू है और यह पूरे भारत में अनिवार्य रूप से निःशुल्क शिक्षा, प्राथमिक बच्चों को निःशुल्क शिक्षा उपलब्ध कराने की गारंटी देता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 22 गिरफ्तारी से संरक्षण, क्या है, गिरफ्तारी से संरक्षण, यानी कि गिरफ्तार व्यक्ति को उसकी गिरफ्तारी के कारण जानने का अधिकार, यानी कि पुलिस क्यों गिरफ्तार करने आई। उसके बाद अपने मन पसंदीदा वकील या सलाहकार से मिलने का या परामर्श लेने का अधिकार। उसके बाद उसे यात्रा का समय छोड़कर 24 घंटे के अंदर जो है मजिस्ट्रेट के समक्ष पेश होने का अधिकार। उसके बाद अगर हम बात करते हैं निवारक निरोध, निवारक निरोध का मतलब क्या है कि हमने आपको पहले ही बता दिया था कि जब भी कोई अपराध होने वाला होता है उस अपराध को रोकने के लिए पुलिस प्रशासन कभी कभी ऐसे अपराधियों को या फिर ऐसे संदेह वाले व्यक्तियों को जेल में डाल सकती है जिससे वो अपराध या घटना घटित न हो। तो इसके लिए अधिकतम से अधिकतम 3 माह तक उनको जेल में बंद किया जा सकता है और अगर उससे अधिक ज़्यादा बंद करने की आवश्यकता पड़ी तो उसको जो है सलाहकारी बोर्ड से अनुमति लेना पड़ता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये देखिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है मौलिक अधिकार का, क्योंकि शोषण का अधिकार इसलिए मिला क्योंकि दास प्रथा, बंधुआ प्रथा हमारे भारत में विद्यमान थी। जब हमारा देश आज़ाद हो रहा था तो बहुत से निम्न वर्ग के लोग जो है बंधुआ मजदूरी करते थे, गुलामी करते थे, उनके उत्थान के लिए शोषण के विरुद्ध अधिकार लाया गया। उसमें आप देखते हैं कि आर्टिकल 23 क्या कहता है, मानव तस्करी पर, यानी कि मानव दुर्व्यवहार यानी ट्रैफिकिंग पे और बेगारी पे पूर्ण रूप से रोक या प्रतिबंध लगाता है, जबरन काम कराने वाले पे रोक लगाता है। और अनुच्छेद 24 क्या कहता है, बाल श्रम पर निषेध। बाल श्रम का निषेध मतलब यह है कि 14 वर्ष से कम आयु के बच्चों को जो है काम करने पर प्रतिबंध लगाया गया है। हालांकि इसमें फिल्म इंडस्ट्री में काम करने पर छूट मिला है, घर के व्यापार में हाथ बटाने पर छूट मिला। जैसे कि मान लीजिए किसी बच्चे का घर का किराने का दुकान है तो वो अपने घर पे किराने की दुकान पर काम कर सकता है। ठीक, उसके बाद हम बात करेंगे कि अनुच्छेद 25-26 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। अनुच्छेद 25 क्या कहता है, अंतःकरण की स्वतंत्रता, यानी कि कोई भी नागरिक अपनी पसंदीदा धर्म को चुन सकता है, अपने उस धर्म का उपासना कर सकता है। ये किसके अनुच्छेद है, ये अनुच्छेद 25 के तहत स्वतंत्रता दिया गया। अनुच्छेद 26 के तहत धार्मिक प्रबंधन, यानी कि धर्म की परंपराओं के, धर्म के अनुष्ठानों का प्रबंधन कर सकता है, मैनेजमेंट कर सकता है। उसके बाद अनुच्छेद 27 धार्मिक करों से मुक्ति, यानी कि किसी भी व्यक्ति को धार्मिक आधार पर कर या टैक्स नहीं लिया जा सकता है। जैसे कि मुगल काल के समय जजिया कर लगता था, हिंदुओं से तीर्थ यात्रा टैक्स लिया जाता था, उसी तरीके से इस टैक्स को समाप्त करने के लिए धार्मिक कर से मुक्ति दिया गया भारतीय नागरिकों को आर्टिकल 27 के तहत। आर्टिकल 28 के तहत धार्मिक शिक्षा पर निषेध, यानी कि कोई भी राज्य विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता, कोई भी राज्य विशेष धर्म की शिक्षा नहीं दे सकता। जैसे कि किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में अगर बाइबल विशेष रूप से पढ़ाया जा रहा है, कुरान पढ़ाया जा रहा है और यह अभिभावक की अनुमति के बिना पढ़ाया जा रहा है, शिक्षा की अनुमति के बिना पढ़ाया जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, नागरिक के आर्टिकल 28 का उल्लंघन हो रहा है। यानी कि राज्य जो है कभी भी धार्मिक शिक्षा उपलब्ध नहीं करा सकती बिना उस व्यक्ति के सहमति से। ठीक है, इसके बाद हम चलेंगे आर्टिकल 29। आर्टिकल 29 क्या है आपका, आर्टिकल 29 है अल्पसंख्यक अधिकार व संवैधानिक उपचार। आर्टिकल 29 से आर्टिकल 32, उसमें हम देखेंगे आर्टिकल 29 क्या है कि हितों का संरक्षण। अब देखिए, नागरिकों के जो अल्पसंख्यक वर्ग के लोग रहेंगे उनकी भाषा, लिपि या संस्कृति की सुरक्षा हो सकती है, उनका उपचार हो सकता है, उसको बनाए रखने के लिए सुरक्षित किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 30 जो है शिक्षण संस्थाएं, जैसे कि जो धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं, अल्पसंख्यक के धार्मिक शैक्षणिक संस्थाएं हैं, वो उसके प्रशासन करने का अधिकार हो सकता है। जैसे कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यकों का कॉलेज है। अब जैसे कि मान लीजिए वहां पे प्रशासन करने का अधिकार किसको है, वहां के मैनेजमेंट को है।
उसमें अगर वो अपनी कोई मनमानी करते हैं तो उसमें मौलिक अधिकार का हनन नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद अगर हम देखते हैं कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब देखिए होता क्या है, अगर जितने मौलिक अधिकार हमने आपको पढ़ाया है उन मौलिक अधिकारों का अगर आपका हनन हो रहा है तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि आर्टिकल 32 कहता है कि आपके मौलिक अधिकार की रक्षा किया जाएगा। और बी आर अम्बेडकर इसको तो कहते हैं कि यह अनुच्छेद की, यह संविधान की आत्मा है, यानी कि अनुच्छेद 32 के बिना संविधान बेकार है, संविधान बेकार है। उसके बाद देखिए अगर हम बात कर देंगे कि 5 प्रकार की रीति जो है न्यायपालिका जारी करती है आपके मौलिक अधिकार हनन होने पे। पहला क्या, बंदी प्रत्यक्षीकरण, यानी कि जैसे आप लोग देखते होंगे कि पुलिस कभी कभी मनमाने ढंग से किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, पुलिस मनमाने ढंग से किसी को भी गिरफ्तार कर लेती है, तो आप देखते होंगे कि ऐसे मनमाने ढंग को रोकने के लिए बंदी प्रत्यक्षीकरण आया, यानी कि सशरीर प्रस्तुत, यानी कि पुलिस जो है मनमाने ढंग से किसी को बंदी न बना सके, कोई निजी व्यक्ति किसी को बंदी न बना सके, इसके रोक के लिए जो है बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट जारी कर सकता है। उसके बाद जो है परमादेश, परमादेश मतलब कि न्यायपालिका आदेश देती है किसको, जैसे कि कोई सार्वजनिक पद पर बैठा हुआ कोई अधिकारी है, वह काम अपने पद के अनुसार नहीं कर रहा है, उसको जो है न्यायपालिका जो है आदेश दे सकती है कि नहीं हम आदेश देते हैं कि तुम ये काम करो। उसके बाद क्या, प्रतिषेध, मना करना या रोकना, क्या है, मना करना या रोकना। जैसे कि कोई मामले की सुनवाई होती है, उच्च अदालतों में कोई सुनवाई होती है, अधीनस्थ न्यायालय में कोई सुनवाई होती है, तो सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करके उस कार्रवाई को रोक लगा सकता है। जैसे कि मान लीजिए किसी पुलिस द्वारा किसी व्यक्ति पे एफआईआर दर्ज कर दिया गया है। कभी कभी देखते हैं कि पढ़ने वाले लड़कों पे, शिक्षित लड़कों पे जबरदस्ती दयाद पटीदार ये लोग एफआईआर दर्ज कर देते हैं फंसाने के लिए। तो क्या होता है भैया, इसी रिट के माध्यम से चले जाइए सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, तो सुप्रीम कोर्ट क्या करती है, अधिकतर मामलों में इसे अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा दिए गए निर्णय अथवा एफआईआर को रद्द करने का आदेश दे देती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें आर्टिकल 14 क्या, उत्प्रेषण, यानी कि पूर्णता सूचित करना, यानी कि अधीनस्थ न्यायालय या फिर हाईकोर्ट के द्वारा की गई कोई कार्रवाई को पूर्ण रूप से जो है सुप्रीम कोर्ट को सौंपना या बताना। उसके बाद अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से, जैसे कि सार्वजनिक पद पर अगर कोई व्यक्ति बैठा है, वह मनमाने ढंग से अपने अधिकार का दुरुपयोग कर रहा है, तो हाईकोर्ट या सुप्रीम कोर्ट अपने रिट के माध्यम से अधिकार परीक्षा यानी क्वा वारंट के माध्यम से पूछ सकती है कि आप किस अधिकार से यह कार्य कर रहे हैं। समझ में आया? जैसे कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है किसी पद पर बैठा है, संवैधानिक पद पर, अब उसको यह अधिकार दिया गया है कि जो अनुसूचित जाति है, अनुसूचित जनजाति है, इन विशेष वर्गों के लिए इस वस्तु का आवंटन करो, ये उसका काम है। अब वह विशेषाधिकार अपना प्रयोग करते हुए उसको गलत तरीके से किसी दूसरे को बांटे या फिर किसी दूसरे को दे, तो फिर जो है अगर कोर्ट के मामले में ये संज्ञान हुआ कोर्ट को अगर जानकारी हुआ तो कोर्ट जो है तुरंत आदेश दे सकती है अधिकार परीक्षा, यानी कि किस अधिकार से आपने ये काम किया, और साथ में उसकी योग्यता में भी प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद अगर हम बात करेंगे आर्टिकल 33, आर्टिकल 33 क्या है? अब देखिए जितने भी मौलिक अधिकार हमने बताया वो भारतीय नागरिकों पे तो है, लेकिन भारतीय नागरिकों में सशस्त्र सेना बल, पुलिस पे प्रतिबंध लगाया, रोक लगाया। क्यों? जैसे कि अगर मान लीजिए, जैसे हमने आपको आर्टिकल 19(3) में बताया कि संघ बनाने का अधिकार, यानी कि कमेटी बनाने का अधिकार, दल बनाने का अधिकार। अब पुलिस अपना दल बना ले अगर, तो फिर आपकी सुरक्षा कौन करेगा? मिलिट्री अपना दल बना ले तो भैया देश पे कब्जे कर लेंगे। तो इसी तरीके से सशस्त्र बलों पे, पुलिस को कुछ मौलिक अधिकारों को प्रतिबंध किया गया। समझ में आ गया? उसके बाद आर्टिकल 34 क्या है कि कभी भी देश में मार्शल लॉ लगा या फिर सैनिक कानून लगा तो मौलिक अधिकार को खत्म किया जा सकता है या कम किया जा सकता है। उसके बाद आर्टिकल 35 क्या है? आर्टिकल 35 कहता यह है कि जो भी मौलिक अधिकार आप लोगों ने अब तक पढ़ा, उस मौलिक अधिकार के उपचार के लिए, समाधान के लिए, उस मौलिक अधिकार को क्रियान्वयन के लिए, लागू करने के लिए अगर कोई कानून बनाना पड़े तो वो कौन सी शक्ति है? आर्टिकल 35 और संसद को शक्ति देती है। जैसे कि मान लीजिए आपका SC/ST एक्ट आया है, SC/ST एक्ट किसके माध्यम से बना है? इसी अनुच्छेद 35 के तहत बना है, और यह आर्टिकल 17 का जो है लागू करने का प्रयास है। उसके बाद तो हमने ये अनुच्छेद पढ़ लिया। अब हम लोगों ने प्रश्न अध्ययन करेंगे, हम ये देखेंगे कि हमने जो अब तक पढ़ा वो क्या हम समाधान सॉल्व कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे, और ये प्रैक्टिस आपके सभी एग्जाम के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होने वाला है। तो देखेंगे
कि भारतीय संविधान के अंतर्गत निम्नलिखित से कौन सा अधिकार केवल भारतीय नागरिकों को प्राप्त है, विदेशियों को नहीं। ध्यान दीजिए, कानून के समक्ष असमता ये गलत है, क्योंकि भारतीयों और दोनों के लोक नियोजन में अवसर की। तो ये आपका 16 क्या है, आपका 16 किसके लिए है, सिर्फ भारतीयों के लिए। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करेंगे, डॉक्टर BR अम्बेडकर ने निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों में से किसको संविधान का हृदय और आत्मा कहा था। तो हमने आपको बताया था कि आर्टिकल 32 संवैधानिक उपचार को बताया था। तो देखिए कहाँ है, हाँ, तो यह है आपका ऑप्शन सी, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। उसके बाद देखिए आपका अगला क्वेश्चन क्या है, निवारक निरोध के अंतर्गत किसी व्यक्ति को बिना सलाहकार बोर्ड की अनुमति के अधिकतम कितनी अवधि के लिए हिरासत में रखा जा सकता है। तो हमने आपको बताया था 3 माह। तो देखिए कहाँ 3 माह, तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही है, 3 माह। उसके बाद हम देखेंगे कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए अनिवार्य व निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। तो यह देखिए जोड़ा गया था आपका 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा, ऑप्शन सी। उसके बाद हम देखेंगे राष्ट्रीय आपातकाल अनुच्छेद 352 लागू होने पर राष्ट्रपति द्वारा किन 2 मूल्य अधिकारों को किसी परिस्थिति में निलंबित नहीं किया जा सकता है। तो वो आपका है आपका आर्टिकल 21 और आर्टिकल 20। क्या है, आर्टिकल 21 जीवन का अधिकार, आर्टिकल 20 का है दोष सिद्धि का अधिकार। ये 2 आपको नहीं रोका जा सकता। उसके बाद प्रसिद्ध इंदिरा साहनी वाद 1992 का संबंध मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस विषय से है। तो देखिए इसका संबंध किससे है, पिछड़े वर्ग के आरक्षण की सीमा से, जिसमें क्या कहा गया था कि आरक्षण की सीमा 50% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखेंगे सिख समुदाय के सदस्यों को कृपाण धारण करने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद के तहत मिलता है। तो वो है आपका अनुच्छेद 25, यानी कि जो धर्म की स्वतंत्रता मिली है उसको, उसके तहत इनको मिलता है। उसके बाद हम देखेंगे कि संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष के कम आयु के बच्चों को खतरनाक काल कारखानों में काम करने पर रखना प्रतिबंध किया गया। तो वो ऑप्शन आपका 14 है, तो ऑप्शन बी सही है, 14 वर्ष से कम। उसके बाद देखेंगे अस्पृश्यता उन्मूलन हेतु संसद द्वारा अधिनियम अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 का नाम बदलकर वर्तमान में क्या रखा गया है। तो वर्तमान में इसका नाम रखा गया है अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम, जिसको कहते हैं SC ST एक्ट। तो वो रखा गया है, तो ये ऑप्शन ए सही है। उसके बाद क्या है कि संसद को सशस्त्र बलों के सदस्यों के मूल अधिकारों को सीमित या प्रतिबंध करने की शक्ति किस अनुच्छेद के प्राप्त है। तो वो अनुच्छेद 33 है, तो ये आपका ऑप्शन सी है। तो यहाँ हमने मौलिक अधिकार को विस्तार से पढ़ा और यहाँ पे हमने प्रश्नों का भी अध्ययन किया। तो मुझे विश्वास है कि आपको अच्छे से टॉपिक समझ में आ गया होगा और आपकी मौलिक अधिकार की सारी समस्या समाप्त हो गई होगी। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और इस वीडियो को लाइक करके अपना कमेंट जरूर दें। थैंक यू वेरी मच।